सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपर्स बैच के फोर्थ सेशन में। सभी का जोश मीटर कैसा है? पहले मुझे कमेंट करो, सभी का जोश मीटर कैसा है? कैसे हो आप सब? ठीक हो कि नहीं? देखो आज मैं तो ठीक नहीं हूँ, आप बताओ कैसे हो? तो मुझे थोड़ी सी इन्फेक्शन हो रही है, आप बताओ बट कैसे हो? मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिर भी आप बताओ कैसे हो? सभी का जोश मीटर कैसा है? एक टीचर को तो चाहे कुछ हो पढ़ाना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स को। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि मैं कुछ हो जाए कोई क्लास में पढ़ाऊंगी। मैं हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी क्लासेस लूँगा, हमेशा लूँगा और लेता ही रहूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो ताकि और बच्चे मेरे इस वीडियो तक पहुँच सके जिन्हें हाई लेवल कंटेंट की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन of toppers batch. Today we will discuss the plasma membrane and some terms that we will left in the previous sessions. We have left, जो हमने छोड़ दी थी टर्म्स, हमने प्लाज्मोलाइसिस छोड़ दिया था, वो आज कराऊंगा मैं। छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मैं करवाऊंगा आज। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन आज हो जाएगा, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बल्क ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, सारा चार्ज हो जाएगा कंप्लीट। तो घबराना मत, मेरे साथ बने रहो। We do it. We will score 99 100% in class 9 science. मैं एक बार वो एक पहले हाथ छोड़ा है, पहले हाथ पकड़ा है तो फिर नहीं छोड़ेंगे। शुरू में हाथ पकड़ लिया तो अंत तक कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा वादा है आपसे, मैं अंत तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। सो बने रहिए आज की इस वीडियो में। हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन एज सेल मेम्ब्रेन, पीसीएमसी, पीएमसीएम बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन। So let's start. आपकी एनसीईआरटी बुक मैंने खोल ली है, प्रदीप की बुक्स खोल ली है, सीसीई की बुक खोल ली है, सभी बुक्स खोल ली है, मैंने चांस खोल ली है, 2020 के सैंपल पेपर्स खोल रहे हैं, हाथ के सैंपल पेपर्स खोल चुका हूँ। तो मिक्सअप हाई लेवल कंटेंट पढ़ने के लिए तैयार हो आप? कमेंट करो मुझे। हाई लेवल कंटेंट पढ़ने के लिए तैयार हो आप? स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए तैयार हो? तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखो प्रदीप की बुक क्या खोल ली मैंने। हाँ जी, हमने कल पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा एम्ब्लिग्राउंड शॉर्ट में समझ जाना। हमने कल पढ़ लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है, तो इसे हम बोल सकते हैं लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। लिपोप्रोटीनेशियस in nature. और एक ऐसी मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओनली किसको लो करेगी पास करने के लिए? किसी भी सॉल्यूट को नहीं, सॉल्वेंट को पास करने के लिए अलाउ करेगी। ओके,
हाँ जी, तो ये समझ आया आपको समझ आया सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं, समझ आया। हाँ जी, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके फंक्शंस। एक बात बता दूं मैं आपको, ये इसका नेचर एक, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये किसी सम डिसॉल्व्ड मटेरियल्स को अलाउ करती है। ऐसे नहीं कि सारे जा सकते हैं, सारे मटेरियल्स नहीं जा सकते, कुछ मटेरियल्स इसके अंदर पास आउट कर सकते हैं। ये देखो पढ़ते हैं हम, चलो। Neither the cell nor the compartments are in it are totally isolated from the surrounding medium. The membranes in fact allow continuous flow of selected materials across them as required from time to time. देखो टाइम टू टाइम करती है, सल्यूट सॉल्वेंट दोनों को नहीं ज्यादा सल्यूट कर दोगे, लेकिन ये अलाउ जाए सॉल्वेंट को करेगा, वो हम आगे देखेंगे किसको करेंगे, ठीक है। सो हमने इसका नेचर पढ़ लिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ लिया हमने क्या होता है, तो आगे हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस लिखो, it helps in transport of materials from inside and outside of cell. The cell to outside और वाइस वर्सा। समझ आ गया। इसमें बोला गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग द थिंग्स। ये क्या करती है, सेल के बाहर से अंदर और अंदर से बाहर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है अलग अलग मटेरियल्स को फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड और आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। ओके, क्लियर? हाँ जी। तो अब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। मेनली एक्टिव पैसिव पढ़ना है और ज़्यादा नहीं हमने डीपली जाना है, ये आपके सिलेबस में पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, आपको दिखा भी देता हूँ, कहीं भी नहीं है। बट मैंने हाई लेवल का कंटेंट देना है तो मैं इसके बारे में आपको डेफिनेशन का सारा कुछ दूंगा, पर इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाए, 11th क्लास का लेवल हो जाए। 11th में सेम चैप्टर है आपका ये। जी, our next topic is types of transport. There are 3 types of transport. First is active, second is passive, third is bulk. Active transport against the concentration medium
पढ़ते हैं। चलो इसमें से किसी में कुछ दे रखा है, किसी में से कुछ, इसलिए मैं आपको कभी कोई बुक उठा लेता हूँ, कभी कोई। ठीक है, हाँ जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज रैपिड एंड रिक्वायर्स द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट यूजुअली occurs against the concentration gradient and involves the use of carrier proteins। देखो क्या होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन तक जाएगा। कहां कैसे होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग लो टू हाई जाते हैं वैसे ये क्या जाएगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या लाइसोसोम्स है, उनको H पॉजिटिव आयंस चाहिए अपने एंजाइम्स को वर्क करने के लिए। आपको टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। जो लाइसोसोम्स है उनको वर्क करने के लिए H पॉजिटिव आयंस चाहिए, ठीक है। और लाइसोसोम्स में कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे, ये देखो लाइसोसोम्स है, इनके अंदर क्या एंजाइम्स, ठीक है। ऐसे H पॉजिटिव आयंस जाएंगे साइटोप्लाज्म में कौन सी कंसंट्रेशन है, लो, इसमें कैसे है, हाई। तो ऐसे जाएंगे, लो टू हाई जाएंगे, और जब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे। कोई भी चीज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होगी तो हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्लियर है, इतनी बात आया समझ, चमका दिमाग में कुछ, चमका के नहीं चमका। ये प्रोसेस कैसी होती है, रैपिड, पूरी तेजी से होती है, रैपिड प्रोसेस, बहुत तेज होती है प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और मेन पॉइंट इसमें क्या चाहिए होती है, रिक्वायर्स एटीपी। इसको क्या चाहिए होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या चाहिए होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मान के चलो, अब मैं कैसे समझाऊं, हाँ फॉर एग्जांपल हम छोटे से हैं, हमने एक बाल्टी उठानी है पानी के लिए, तब वो बहुत बड़ी है, हमें भी एनर्जी चाहिए उसे उठाने के लिए, एनर्जी चाहिए, छोटे को बड़े चीज तक जाने के लिए, लेवल तक जाने के लिए एनर्जी चाहिए। वैसे ही इसमें से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, तब इसी भी एनर्जी चाहिए, किसकी फॉर्म में मिलेगी, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। समझ आया, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो कंसंट्रेशन से नहीं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तक होता है। समझ आ गया, जैसे बाहर ब्लड में कंसंट्रेशन कैसा होता है, हाई, और अंदर साइटोप्लाज्म में कैसा होता है, लो। तो प्लाज्मा में तो क्या होता है, फ्लूइड कहां से आता है, बाहर ब्लड से, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि साइटोप्लाज्म में आता है। कोई भी फ्लूइड है, कोई भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लो है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आता है जब साइटोप्लाज्म में, उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसे एटीपी की कोई जरूरत नहीं है। लाइक आपने किसी छोटे बच्चे को बोली उठाना है, आप इतने बड़े बिल्कुल इतू से, आपको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपने से बहुत बड़े बंदे को उठाना है, गोदी, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हाई टू लो जा रहा है, तो क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आगे तो मैं आया, ठीक है, इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक और चीज समझ लो, इसमें कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, इतना डीपली में नहीं जाना है, थोड़ा सा पढ़ना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, कैरियर प्रोटीन्स की, और इसमें कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। आगे बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं डिटेल में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ेंगे हाई लेवल के लिए। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार 50-50 चांसेस है इसमें से क्वेश्चन आने के। अगर टीचर ने करा दी तो आई हो जाए, अगर नहीं करा तो कैसे आएगा। आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन देखे थे मैंने, वो अच्छे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, हाई लेवल के दिए हुए हैं, वो जरूर सॉल्व करना, मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ टेंशन, जब मैं खड़ा हूँ तो तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बल्क ट्रांसपोर्ट ये दो टाइप्स का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये देखो लिखा भी हुआ है, बल्क ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। डीपली में नहीं दिया उसमें भी, तो हम भी डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डीप में हमने पढ़ना ही नहीं है। 9th क्लास की एनसीईआरटी तो बिल्कुल छोटे से टॉपिक दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन एकदम बहुत बड़ा नहीं है, इसमें ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ही दिया हुआ है ज़्यादा, इसलिए हम ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, इस पर नहीं देंगे। दिया ही नहीं हुआ ये टॉपिक, तो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला दिया ही नहीं हुआ, पढ़ेंगे अच्छे लेवल के लिए पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय which animals engulf food and other substances from external medium by plasma membrane. In simple way, the term endocytosis refers to imagination of small region of plasma ultimately reforming a intercellular membrane bound vesicle. समझो, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडो का मतलब अंदर, एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस का मतलब कि अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस का मतलब अंदर लेना, मतलब कि फूड को अंदर इंगल्फ करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फूड है उसको अपने जब अंदर इंगल्फ करती है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, ऐसे मेम्ब्रेन और वेसिकल बना लेती है फूड को इंगल्फ करने के लिए, इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस का, एक्सोसाइटोसिस मतलब आता है बाहर निकलना, एग्जिट होना, तो ये कैसा बनाएगी, ये फीड मेम्ब्रेन बाउंड, ये एक लाइसोसोम बनाएगी, ऐसे बेस मटेरियल का टेन किया वो लाइसोसोम बनाएगी, जो लाइसोसोम है इसे लेकर बाहर निकल जाएगा। एक्सोसाइटोसिस वेस्ट मटेरियल को अपने एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर जाने के लिए होगे और एंडोसाइटोसिस सेल से अंदर लाने के लिए की जाएगी। ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेंगे और एंडोसाइटोसिस में फूड अंदर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो अंदर आकर लाइसोसोम्स वगैरह बनाएगा। ठीक है। इसकी मॉडिफिकेशन भी होगी, सब कुछ पढ़ेंगे, आया समझ। उसके बाद एंडोसाइटोसिस दो तरह के होते हैं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, वो भी पढ़ाता हूं। चलो, पिनोसाइटोसिस नॉन स्पेसिफिक intake of tiny droplet of extracellular fluid by the cell through the cell membrane which cannot be otherwise pass through it. It is also therefore termed as cell drinking. ठीक है। हाँ, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, ऐसे पढ़ाऊंगा। जो फेगोसाइटोसिस है उसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस, और पिनोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। कैसे? जो पिनोसाइटोसिस है उसमें ओनली वाटर पास करेगा और
फेगोसाइटोसिस में ओनली क्या पास करेगा, फूड पास करेगा, सॉलिड मटेरियल्स पास करेंगे, ठीक है। एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। फिर पिनोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस और फेगोसाइटोसिस को बोलते हैं हम सेल ईटिंग प्रोसेसेस। समझ आया? सेल ईटिंग पिनोसाइटोसिस में ओनली वाटर आएगा, वाटर के कम कुछ बोल सकते हैं, वाटर अंदर पास होगा, बट पिनोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस में फूड पास होगा अंदर। टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कब आएंगे? जब पिनोसाइटिस होगी, और फेगोसाइटोसिस जब होगी तो फूड के टीनी ड्रॉपलेट्स अंदर पास होंगे। एक चीज मेन चीज है कि पिट्स क्या होते हैं वो पढ़ना है अब हमने। मान के चलो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायग्राम में बता रहा, ये क्या होती है? बहुत ज्यादा रिजिड लेयर होती है, सॉरी सेल वॉल क्या होती है? बहुत ज्यादा रिजिड लेयर होती है। मैं एक बार देख लूं आपके सिलेबस में है फिट्स, देख लेने दो मुझे, नहीं ज्यादा बहुत ज्यादा ना हो जाए, सिलेबस के पीछे रह रहा है। नहीं आपके टॉपिक में पिट्स तो हम करेंगे ही। चलो सिलेबस बहुत पीछे रह रहे हैं, तो आप पीछे कह रहे होंगे पीछे आगे रखी बना पीछे रही है इतना, वही बात आपको हो गया। आप तो क्या पढ़ना है, पीछे जा रहे हैं, कोई टॉपिक तो ही रहेगा बीच में, कोई टॉपिक, क्योंकि वो मैंने जानकर छुड़वाया, क्वेश्चन नहीं दूंगा वो। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। समझ आ गया? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पढ़ेंगे अब हम। इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी से रीड करवाऊंगा, एनसीईआरटी में अच्छी दी हुई है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन की पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन इज अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन व्हिच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। समझो डेफिनेशन दी हुई है, मैं सेम चेक रहा हूँ इस पर देखकर। Osmosis is the movement of water from high concentration to lower concentration through the plasma membrane or selectively permeable membrane is known as osmosis। हाँ जी समझो,
वाटर की मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से नहीं, हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन तक थ्रो, इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होने की प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी, इसमें ज्यादा समझने वाली कोई चीज नहीं है, एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। नहीं मैं कल आपको फॉर्म के एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूवमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के बीच में, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। नोट दैट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का, बार-बार बोल रहा हूं, आएगा तो आएगा 50-50 क्या 70-30 चांसेस है, 70% मेरे हिसाब से तो आएगा ही। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोलाइसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। एक आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, वो भी पढ़ना है, वो मैं आपको एक क्वेश्चन में दूंगा जब तब समझाऊंगा। नहीं एंड करना, मैं एक मास्टरिंग एनसीईआरटी मास्टरिंग वीडियो भी लाऊंगा मैं 2-3 दिन बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके लिए एक एनसीईआरटी मास्टरिंग वीडियो 30 मिनट्स की आएगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, है ना, डिटेल में। और ठीक है, प्लाज्मा सारा जो हमने छोड़ दिया एनसीईआरटी की मेन चीजें सारा कुछ पढ़ लेंगे हम, एनसीईआरटी मास्टरिंग वीडियो आएगी, ठीक है, आया समझ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन। हाँ जी, डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फूड की मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन तक हायर कंसंट्रेशन से फूड मूव करना। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये कौन कराता है? मूवमेंट ऑफ फूड प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू होते हैं, वो हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जाइलम भी पढ़ेंगे, फ्लोएम भी पढ़ेंगे, बस आप साथ बने रहना। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई रोल प्ले नहीं होता, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अक्कर होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ऐसे सॉल्यूट को नहीं अलाउ करती अपने अंदर पास करने के लिए, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पिट्स होते हैं जो सॉल्यूट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए। सॉल्वेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है पास करने के लिए लो करती है। पिट्स क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बीच में से कटी होती है, कट्स लगे होते हैं, उसके आधा हिस्सा गायब होता है, ऐसे मान लो, उसे हम पिट्स बोलते हैं। वो पढ़ेंगे क्योंकि आपके टॉपिक में ही है, ठीक है। प्लाज्मा डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इतना पढ़ लो, बाकी आगे देखना हम कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में। हाँ जी, बस इतना ही लिखा हुआ है।
नहीं लिखा हुआ है, वो तो है ही कंप्लीट हो गया बस आपका ये टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ा बहुत रह गया। बस आगे समझते डिफ्यूजन और प्लाज्मोलाइसिस सेल वॉल का टॉपिक था, वो रह गया, वो मैं एंड में एनसीईआरटी मास्टरिंग वीडियो है उसमें करवाऊंगा। तो आगे अब हम पढ़ेंगे इसको फ्लूइड मोजाइक क्यों बोलते हैं। हाँ जी, आपके एनसीईआरटी में रीजन दिया वो पढ़ लेते हैं, कई बार टीचर डाल देते हैं। The molecules can move sideways, flip and rotate within the membrane, hence it is fluid. फ्लूइड क्या क्या मतलब होता है? सिंपल सॉलिड सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूल्स है साइड टू साइड मूव करते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की तरह क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसे हम बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। और मोजाइक क्या होता है? ये जो लिपिड्स होते हैं ना, ये टाइल्स की तरह होते हैं, ऐसे एक लाइन में होते हैं टाइल्स की तरह, उसे हम इसलिए हम टाइल्स में एक मोजाइक की तरह होते हैं, इसलिए हम मोजाइक बोलते हैं। तो कलेक्टिवली हम इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। इसका नेचर क्या है? लिपोप्रोटीनेशियस होते हैं, इसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन हो जाते हैं, इसका मतलब यही है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है ये मेम्ब्रेन, बस ये मेन पॉइंट्स है उसका डायग्राम होगी, ये मेन पॉइंट है। उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, एक्सटिंक्ट प्रोटीन्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, ये मेन डायग्राम है और कुछ नहीं है इसमें पढ़ने वाला। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन है, एक हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, वो एंड पर करवाऊंगा, वो आपको जहा देगा, आपका दिमाग खराब कर देगा वो टॉपिक, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, वो एंड पर कर लेंगे। इसलिए बीच में जो छोड़ रहा हूँ इम्पोर्टेंट नहीं होता इतना है भी, फिर जो इम्पोर्टेंट है भी तो मैं एनसीईआरटी मास्टरिंग वीडियो में एनसीईआरटी के टॉपिक्स है वो मैं एंड पर करवा दूंगा एनसीईआरटी मास्टरिंग वीडियो में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक मिनट आपकी एनसीईआरटी बुक में ना एक टॉपिक दिया हुआ है, तो यूकेरियोटिक सेल हैव ऑर्गेनेल्स क्यों होती हैं। वो यूकेरियोटिक सेल्स को ना अलग-अलग भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स को अलग-अलग फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड सो ऑन, तो बहुत फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए इन फंक्शंस को एक ऑर्गेनेल तो परफॉर्म नहीं कर सकती, तो अलग-अलग ऑर्गेनेल्स इनको परफॉर्म करती हैं। इसीलिए सेल के यूकेरियोटिक सेल के पास बहुत ज्यादा टाइप्स की ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं, चलो नहीं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पहले आता है, न्यूक्लियस तो बाद में हो सकता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसके 4 पार्ट्स हैं, ये हम लाइन वाइज ही पढ़ेंगे। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट फॉर्म में लिखना, फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इसका पार्ट नहीं, क्वेश्चन आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है या नहीं, तो इसका पार्ट नहीं है। इसका ईआर के बाद आ जाता है गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus के बाद हमारे पास आ जाते हैं लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के बाद जाते हैं हमारे पास वैक्यूल्स। ये 4 पार्ट्स हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। पहले ईआर क्या करेगी, सभी चीजों को जो हमारे अंदर सेल के अंदर फूड आएगा, ईआर उसमें से जो प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टीरॉइड्स है, सारा कुछ क्या कर लेगी, उससे खींच लेगी, सिंथेसाइज कर लेगी। गोल्गी apparatus क्या करेगी, उन सभी ईआर के कंपोनेंट्स को जो आएंगे ईआर गोल्गी apparatus में, उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, और फिर मॉडिफाई करके किसी फॉर्म में चले जाएंगे लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या करेंगे, इसके वैक्यूल्स बना देंगे, वैक्यूल्स के लिए आगे काम आएगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। थर्ड लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम।
टेक्स्ट लाइसोसोम की फॉर्म में। ये ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब समझ आएगा। आज के लिए इतना बहुत है, कल हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी प्रैक्टिस खत्म कर देंगे। इसका बस आपने डायग्राम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम और इसके टाइप्स पढ़ने हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वेसिक नहीं सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, और गोल्गी प्रैक्टिस के भी आगे 3 टाइप्स होते हैं सिस्टर ने, एक होते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम बोल सकते हैं, उसे वेसिकल्स बोल सकते हैं, ट्यूब्यूल्स एंड अगर लाइसोसोम 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। और वैक्यूल्स भी आगे 3 टाइप्स के होते हैं, गैस वैक्यूल, सैप वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स हमें ये सारा पढ़ना है। कल की वीडियो में हम हो सके तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा जो रह जाएगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ये 3 टॉपिक से एक दिन में। आज आई थिंक डेट हो चुकी है 3 मई, आई अकॉर्डिंग टू मी 3 मई होनी चाहिए। तो हम 7 मई तक स्कूल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे मास्टरिंग का एनसीईआरटी के साथ। So we do it. We will score 100% in class 9 science. So let's end this session and thank you. Goodbye, tata, and please subscribe this video and like this channel and share the video to others so that others can master their knowledge. So bye bye, tata, goodbye, namaste, sat shri akal.